हाँ बच्चे, तो अब हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कर लिया है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर आते हैं बायोमॉलिक्यूल के, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या है? तो सबसे फर्स्ट चीज था, जब हमने एंजाइम्स पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, कि सभी एंजाइम्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। और उसमें एक एक्सेप्शन दिया था कि एक्सेप्ट कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता? राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम एक एक्सेप्शन है जो प्रोटीन का नहीं बना होता, एंड राइबोजाइम इज मेड अप ऑफ आरएनए। राइबोजाइम आरएनए का बना होता है, लेकिन फिर भी एक और चीज बता देती हूँ, यूकैरियोट। यूकैरियोट मतलब कि निधि, यूकैरियोट का क्या मीनिंग हुआ? मुंह में से हाथ निकाल ले मेरे बच्चे, पब्लिक देख रही है, नेशनल टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ भाई तनिष्का, यूकैरियोट न्यूक्लियस, आगे मास्क हटा के बोलो। न्यूक्लियस फाउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसकी, हाँ, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। तो एक्चुअली राइबोजाइम एंजाइम्स प्रोकैरियोट में मिलते हैं। राइबोजाइम एंजाइम किस में मिलते हैं? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोट में तो सारे एंजाइम्स किसके बने हुए? प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि प्रोटीन के तो बने हुए, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होते। दे नीड सम एडिशनल सब्सटेंसेस, उनको कुछ एडिशनल माल मसाला चाहिए होता है फॉर बिकमिंग द फंक्शन। तो जो एडिशनल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं एंजाइम के साथ में, प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ में, जिससे वो फंक्शनल हो, उसको क्या कहा जाता है बेटा? कोफैक्टर। क्या कहा जाता है? कोफैक्टर। तो सिंपली द कोफैक्टर कैन बी द ऑर्गेनिक ग्रुप आल्सो, इट कैन बी द इनऑर्गेनिक ग्रुप आल्सो, और इट कैन बी द मेटल आयन आल्सो। इनऑर्गेनिक ग्रुप यानी कि मेटल आयन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो मीनिंग पता है ना बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें कहा जाता है विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ डेफिनेट रेशो। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो या फिर इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में जितने भी मेटल आयन, नॉन मेटल्स होते हैं वो सब किसमें आते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक। तो उन्हें क्या कहा जाता है? कोफैक्टर्स। अब बात आती है कि अगर जैसे सपोज कोई एंजाइम है, मैं ये कहूंगी कि कोई एंजाइम है जिसको किसकी जरूरत है बेटा? कोफैक्टर। तो जब तक ये खाली एंजाइम जो प्रोटीनिशियस पार्ट है, इसको मैं कहूंगी एपोएंजाइम। यानी अगर कोई एंजाइम है और वो पूरी तरह से क्या नहीं है? फंक्शनल नहीं है। क्यों फंक्शनल नहीं है? बिकॉज इट रिक्वायर कोफैक्टर टू बी फंक्शनल। फंक्शनल होने के लिए उसको किसकी जरूरत है? कोफैक्टर की जरूरत है। तो उस एंजाइम को हम एंजाइम ना कह करके क्या वर्ड यूज करेंगे? एपोएंजाइम। ठीक है। जब ये एपोएंजाइम कोफैक्टर के साथ अटैच हो जाता है, जब एपोएंजाइम, ये डैश का मतलब मैंने लगाया कि इनके बीच में बॉन्ड बन गया, तो जब एपोएंजाइम कोफैक्टर के साथ में ज्वाइन हो जाता है, तो अब जो ये एंजाइम बनता है ये कहलाता है हॉलो एंजाइम। क्या कहलाता है बच्चे? हॉलो एंजाइम। तो हॉलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ एपोएंजाइम अलोंग विथ कोफैक्टर। और अगर इफ a enzyme is not functional without cofactor, then that enzyme is called as एपोएंजाइम। है ना? कि अगर कोई एंजाइम बिना कोफैक्टर के काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसको क्या कह रहे हैं? एपोएंजाइम। क्लियर है ये चीज? अब हमें ये देखना है कि कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कोफैक्टर हमने तो टाइप्स ऑफ एंजाइम तो पढ़ लिए, हमें ये पढ़ना है कि कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो कोफैक्टर
आते हैं तो कोफैक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द ऑर्गेनिक कोफैक्टर, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस अटैच है, या फिर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या हो सकता है बेटा, कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट हो सकता है एज अ कोफैक्टर। क्लियर है? अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं इसको हम लोग सिंपली फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। एक की ऑर्गेनिक सब्सटेंस परमानेंटली अटैच है, एक तो क्या कि परमानेंटली अटैच है कि एपो एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो वो हरदम ही जुड़ा रहेगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कब है, टेम्पोरेरी अटैच है, यानी जब एंजाइम फंक्शन कर रहा है उस टाइम में उस एंजाइम के साथ दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच हो गया, जब उसका फंक्शन खत्म हुआ तो दोनों वापस से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो टेम्पोरेरी अटैच। तो जब टेम्पोरेरी अटैच होता है तो उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक। आप लोगों ने कभी कहानी मूवी कितने बच्चों ने देखी? कहानी विद्या बालन की पहली वाली फर्स्ट कहानी एक, बाकियों ने नहीं देखी। जबरदस्त मूवी है, जब भी टाइम मिले देखिए। उसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ, फिर तो मत ही देखना क्योंकि उसका सारा सस्पेंस तो मैं हटा ही दूँगी, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, इन लोगों को नहीं सुनाऊंगी। तो बच्चे जो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टेम्परेरी अटैच है, एक हो गया परमानेंटली अटैच हो गया, और कोफैक्टर के अंदर क्या होगा, मेटेलिक आयन प्रेजेंट होगा। और वो मेटेलिक आयन कैन बी एनी ऑफ द आयन, इट कैन बी द जिंक, इट कैन बी द कॉपर, इट कैन बी द मैंगनीज, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी मेटेलिक आयन हो सकते हैं इन डिफरेंट एंजाइम्स। और ये क्या करते हैं, दे मेक द एंजाइम एक्टिव फॉर देयर फंक्शन। इन एंजाइम्स को वो क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं अपने किसके लिए बेटा, फंक्शनिंग के लिए। तो मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ, अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो सिंपल सी चीज़ है, पेज नंबर बेटा 150 कोफैक्टर। तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब होता है द चेन ऑफ अमीनो एसिड। पेज नंबर 159 बेटा लताशा। तो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी इन्होंने कहा है कि एक एंजाइम जरूरी नहीं है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बना हो, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हो सकता है। However, there are number of cases in which non-protein constituent, यानी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कुछ non-protein constituent का मतलब हुआ कि जो प्रोटीन में बने हुए नहीं है। तो non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active। ठीक है, कैटेलिटिकली एक्टिव करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स अटैच होते हैं किसके साथ बेटा, एंजाइम के साथ। इन दिस इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। तो जो प्रोटीन पोर्शन एंजाइम का हो गया उसको तो क्या कहा जाएगा, एपो एंजाइम। दूसरे पोर्शन को क्या कहा जाएगा, कोफैक्टर, और दोनों मिला के क्या होंगे, हॉलो एंजाइम। वेरी गुड। Three kinds of cofactor can be identified: prosthetic group, coenzyme and the metallic ion। ठीक है, तो अब सिंपली आता है कि prosthetic group are the organic compound and are distinguished from the cofactor in that they are tightly bound to the apo enzyme। ये मेरे साथ हरदम गड़बड़ हो जाती है, I do not know मुझे इन्होंने क्यों prosthetic group को इसमें करा है। इन्होंने सिंपली कहा है, सॉरी बच्चा, प्रोस्थेटिक ग्रुप में इन्होंने कहा दे आर परमानेंटली अटैच।
एनसीईआरटी बेटा कई बार चेंज कर देती है। हमने जो एमएससी में पढ़ रखा है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है जो टेम्परेरी अटैच होता है। कई चीज़ें ऐसी आएंगी जो एमएससी में डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है। तो खैर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हो गया जो टेम्परेरी अटैच परमानेंटली अटैच्ड है एंड को एंजाइम्स आर टेम्पोरेरी। कोएंजाइम्स आर टेम्पोरेरी अटैच्ड। नेक्स्ट आता है बेटा एंड मेटल आयन। थर्ड वन हो गया जो इनऑर्गेनिक हो गया, तो ये मेटल आयन हो गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। इन फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, ये दो एंजाइम के नाम दिए हैं बेटा, एक पेरोक्सीडेज एंजाइम एक कैटालेज एंजाइम which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, and heme is the prosthetic group. heme word कई बार आएगा बेटा, हेम हीमोग्लोबिन में भी आता है ना, मायोग्लोबिन में भी हेम वर्ड आएगा। जहाँ पे भी हेम वर्ड आता है तो हेम का मतलब होता है इट कैन एक्सेप्ट ऑक्सीजन। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। तो जो पेरोक्सीडेज एंजाइम है, पेरोक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? H2O2। तो H2O2 को ब्रेक करके क्या बनाता है? H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इसका जो हेम है ये बेटा प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। एंड इट रिमेन अटैच विद द एंजाइम। कौन से वाले एंजाइम के साथ अटैच होता है? पर ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ अटैच रहता है। नेक्स्ट आता है एंड इट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। नेक्स्ट है कोएंजाइम। Coenzyme are also the organic compound, but their association with the apoenzyme is only transient. Transient का मतलब मैंने पहले बता रखा है बेटा, क्या होता है transient का मीनिंग? Which is for a very short period of time, है ना, एक टाइम पीरियड के लिए बने और फिर बाद में वो ब्रेक हो जाए। तो only transient, usually occurring during the course of catalysis, यानी जब catalysis चल रही है तभी वो उसके साथ अटैच है। Furthermore, coenzymes serve as cofactor in a number of different enzyme catalyzed reaction. यानी कई बार coenzyme जो है वो cofactor की तरह काम करते हैं बहुत सारी catalyst reaction में। The essential chemical component of many coenzymes are vitamins. यानी कई बार ये जो coenzymes हैं ये vitamins होते हैं। वाइटामिन्स क्या होते हैं बेटा? कुछ वाइटामिन्स के नाम पता है आपको? वाइटामिन्स ए बी सी डी के और ई। ए बी सी डी ई और के, ठीक है। इसमें जो विटामिन ए है वो भी ठीक है, सी है ये भी ठीक है, डी और ई और के ठीक है। विटामिन बी जो होता है वो अकेला नहीं होता, हाँ, वो इट इज मेड अप ऑफ मैनी एंजाइम्स और उन्हें कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। और सिंपल अगर अपन इसको विटामिन की डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या डेफिनेशन देते हैं? विटामिन की डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये डेफिनेशन देते हैं कि विटामिन्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव फूड या नॉन न्यूट्रिटिव फूड विच इज असेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि विटामिन्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, यानी जिससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे कुछ फंक्शनिंग होने में काम में आते हैं। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, नियासिन। नियासिन जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है।
तो ये जो नियासिन विटामिन है, इट इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में, मुझे नहीं पता कि पढ़ा है या नहीं, NaBH2 या NADP, ये वर्ड पढ़ा है कहीं पर? नहीं पढ़ा, कहीं पे भी नहीं पढ़ा। तो एक्चुअली ये हमारा एक एसिमिलेटरी पावर होता है। एसिमिलेटरी पावर क्या होती है? देखो आप लोगों ने ये तो शायद सब में पढ़ रखा है। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या काम आता है? एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी मतलब इट इज द रुपया ऑफ आवर बॉडी, है ना। NADP अगर मैं बोलूं तो इट इज द चेक ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का चेक है। अब मान लो मैं सब्जी लेने गई दुकान पे, ठेले पे, और मैंने खरीदी, भाई टमाटर भी दे दे, आलू भी दे दे, प्याज भी दे दे, टिंडा दे दे, टिंडा नहीं खरीदूंगी, खीरा दे दे, मतलब ककड़ी खीरा दे दे, है ना, एप्पल दे दे, ये दे दे, हो गया। सामान मुश्किल से हुआ 300 रुपये का। अब मैं उसको बोलूँ भाई कितने हो गए? बोले 300 रुपये हो गए मैडम। खैर जब आई, चेक बुक निकाली, 300 रुपये का चेक काट के और दो, बोले अपने पास ही रख लो, सब्जियाँ दे जाओ, है ना। क्योंकि मैं अगर उसको चेक देने लगी तो वो चेक से तो मुझे सब्जी नहीं देगा। मैं कहती हूँ भाई ऐसा कर, चेक ले ले, 300 की जगह 350 का ले ले, 50 रुपये रख लेना। बोले ना जी अपने पास ही रख लो 50 रुपये। तो चेक जो होता है उसके अगर मैं किसी को चेक दूँ तो उसमें है तो पैसे, लेकिन वो इमीडिएट हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो एक्चुअली हमारी बॉडी में NADP जब भी बनता है या NADH2 बनता है तो इससे हमें 3 ATP मिलते हैं बेटा, 3 ATP मिलते हैं, लेकिन इमीडिएटली कुछ नहीं मिलता। एक लॉन्ग प्रोसेस से हमें 3 ATP मिलते हैं। तो एक तरह से ये क्या है? हमारा चेक है, जिसको हम हाथ की हाथ खर्च नहीं कर सकते। और ATP क्या है? पैसा है, करेंसी है, जिसको हम इजीली हाथ के हाथ खर्च कर सकते हैं। तो NADH2 जो बनना है इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये रिडक्शन रिड्यूस हो गया है। और NADP में हो जाएगा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आपको अभी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो NAD या NADP होता है उसको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? नियासिन। इट इज़ नियासिन, है ना। किसकी ज़रूरत होती है? नियासिन की। तो यहाँ पे नियासिन किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? ये और कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कोएंजाइम, टेम्पोरेरी अटैच। तो यहाँ पे इन्होंने आया बेटा कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कंटेन द विटामिन नियासिन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नियासिन प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी। बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको मेटल आयन की ज़रूरत होती है टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का चैप्टर आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे बेटा खुद केमिस्ट्री में। मेरे समझाने से ये एरिया बाहर है, मतलब मैं समझाना भी चाहूँगी तो नहीं समझा सकते। 12th क्लास में आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड with side chain at the active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate. एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है जिंक, एक कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है बेटा। कौन से वाले? एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। सबसे पहले प्रोटीन डाइजेशन के काम में आता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, जहाँ पे रिलीज होता था पेप्सिन। फिर वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक दूसरा एंजाइम रिलीज होता है जिस पैनक्रियास से, उसको कहते हैं ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियास से ही एक और एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड होती है उसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को निकालते हैं। तो एक्चुअली इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और इस एंजाइम को फंक्शनल होने के लिए किसकी ज़रूरत है बेटा? जिंक। इसीलिए अगर किसी के जिंक की कमी होती है तो उसके प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है और फिर उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए जिंक की टैबलेट दी जाती है। तो ये हो जाता है कि जिंक एक्ट एज अ को-फैक्टर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक यानी मेटल आयन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ विच एंजाइम? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द को-फैक्टर इज रिमूव्ड। अगर हम किसी भी एंजाइम में से क्या रिमूव कर दें बेटा? को-फैक्टर को रिमूव कर देंगे तो वो कैटालिटिक एक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल भी कैटलाइज नहीं कर सकता। विच टेस्टिफाई दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। और इससे क्या प्रूव होता है कि वो को-फैक्टर्स जो एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया बेटा अपना को-फैक्टर। इसमें से यूजुअली एक क्वेश्चन अपने जो टर्म एग्जाम होगा उसमें से आएगा ही आएगा, चाहे तो को-फैक्टर के अंदर इनऑर्गेनिक मेटल आयन पूछ सकते हैं, कोएंजाइम पूछ सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक एंजाइम जिसे प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं वो आ सकता है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ।